जय हिंद। मैंने आप लोगों को अभी तक दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के लिए जितनी भी स्थितियां थी 6-7 सब बताया, कोई भी कसर छोड़ा नहीं, सब खूब बहुत खूब समझ में आई सभी बच्चों को। अब आइए देखते हैं, अगर उसमें भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो कि यदि ये हो जाए इसमें, तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत सलूशन मिलेगा आपको। रट्टा मारने वाली चीज बुक नहीं होती, चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, रट्टा नहीं मारना है प्यारे बच्चों। रट्टा मारना जाओ भूल, है ना, प्रतिदिन जाओ स्कूल, है ना। जब प्रतिदिन जाओगे स्कूल तो समझ लीजिए ना, तो सब कहेंगे हर दिन आगे बढ़ रहा है ना, हर दिन आगे बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा हर दिन तभी जब जाओगे स्कूल प्रतिदिन, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अवतल दर्पण के लिए समझ गए क्या। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने खूब अच्छी तरीके से बता दिया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसको बखूबी समझ गए। अब समझते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, है ना। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं कि अनंत पर स्थित हो, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण हम ऐसे बना दें, है ना, इसको अंदर पेंट कर दें। अवतल दर्पण में बाहर पेंट होता था, उत्तल में अंदर होगा। क्लियर है इतनी बात। अब कोई वस्तु है जो अनंत पर, कहीं हम दिखा दे रहे हैं ये अनंत पर है, ओ डैश। क्लियर पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने कहां कहां वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी आभासी मुख्य फोकस पर बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर, अच्छा वस्तु का आकार क्या होगा, देखो बहुत छोटा दिख रहा है ना, बहुत छोटा, वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये डाट डाट आभासी का प्रतीक होता है ना। जो डायरेक्ट मिल जाती थी अभी तक वो वास्तविक थी, है ना। तो जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वस्तु से अत्यंत छोटा कर दो, वस्तु से अत्यंत छोटा आभासी तथा मुख्य फोकस पर बनता है। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए। लिखो ना, ये समझना है भैया सबको, है ना। अभी कोई ना लिखे, है ना, पहले पूरी समझ लो फिर उसके बाद सब करना, खूब लिखना फिर, है ना। तो ये समझ गए। अब अच्छा ये आनंद लिख दिया, ये अनंत है ना, अनंत पर वस्तु को रखा जाए तो, समझ गए। अब इसको किसी तरह पूछा जा सकता है कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कब अत्यंत छोटा बनेगा, तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, है ना। या ये पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के सामने कब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा बने। तो जैसे भी बोल दिया जाए तो आप लोग कर लोगे ना इस बात को, ये ध्यान पे रखना इस बात को, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। कहा देखो, जब वस्तु, ये मान लो कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, दर्पण, ये कोई उत्तल दर्पण है ना। अब ये
ये ध्रुव ये मुख्य, ये ध्रुव, ये कोई वक्रता है ना, ये कोई वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, ये कोई अनंत है ना, यहाँ अनंत है मान लो। अब यहाँ पर ध्रुव P है, अब इसी के बीच में कहीं यहीं पर रख दिया जाए, यहीं पर रख दिया जाए, क्या ओ डैश रख दिया जाए, ठीक है ना। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी ना, है ना। लेकिन ऐसा लगेगा कि इसकी किरण जो है, जो वापस हुई है, ऐसा लगेगा पूरी किरण तो वापस नहीं होगी, लेकिन एकाध किरण कहीं अंदर जाती हुई महसूस होगी, ठीक है ना। तथा दूसरी किरण जो जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा लगेगा कि इसकी कुछ किरण, ये थोड़ा यहाँ पर हमें बड़ा बनाना था, तो कुछ जाकर पड़ेगी, पढ़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि इसी किरण का कुछ किरण कहीं पर जाकर वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अब लेकिन पहली किरण को जहां काटी है वहीं पर क्या बनेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगी। तो यहीं पर प्रतिबिंब, यहीं पर वस्तु से छोटा और सीधा, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब, ऐसा आई छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए, है ना इस बात को। तो यही लिख दो यहां पर, जब तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। क्लियर है, जो वह अच्छा देखो, इसको समझ गए, ये दोनों समझने के बाद मैंने बताया कि यहां पर एक नोट कर लेना इस बात को कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी दर्पण के पीछे वस्तु से छोटी प्राप्त होती है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। जितनी भी कंडीशन बताई गई है प्रतिबिंब के बनने को पूरी तरह से दिमाग में विद्यमान कर लेना, 4 6 7 बार 8 बार इसको पढ़ लोगे या 2 3 बार कलम चला लोगे ना, तो ये जान लीजिए कि आपका फिर हो जाएगा बल्ले बल्ले। अगर सोओगे ना भैया तो कभी नहीं पड़ेगी पल्ले। अच्छा मजेदार की बात तो ये है कि आजकल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना चाहते हो ना, लेकिन अब रात में 8 बजने के बाद नींद भी लग जाती है ना। अब सोचे हो कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, फिर सोऊं, फिर नहीं पढ़ लूं यार कल टेस्ट है, फिर सोचते हो ना पढ़ूं, इसी में नींद का और पढ़ाई का मारपीट हो जाता है ना। अंत में इसमें कौन जीतता है, नहीं मोबाइल जीतती है। फिर उठा लेते हो मोबाइल, फिर कब 11 बज जाएगी, छैया छैया, है ना, फिर उसके बाद डिस्को डांसर, फिर उसके बाद कलम कागज दवात ला, फिर रील चलने लगती है ना, होती है ना। फिर ये असलियत है, लेकिन ये जो सही समय ना, अगर आप कमजोर हो, बहुत बढ़िया समय होता है अप्रैल मई जून का। ये क्या होता है ना, जब इसमें ठंड गर्म हवा चलती है तो बढ़िया से पंखा तरह नीचे पहुंचकर नींद आ जाती है ना। फिर नींद आ जाती है, बढ़िया नींद आती है, सुबह भी बढ़िया नींद आती है, सुबह भी बढ़िया नींद आती है। ऐसा लगता है कि अब तो कोई हमें उठा दे उसको मार ही डाले। तो ध्यान देना इस बात को
तो कहने का मतलब है पढ़ाई करो जी जान लगाकर, कि बस 24 घंटा ना पढ़ते रहो। अभी इस समय है आपका भी मन कहता है घूम ले, टहल ले, चाउमीन बर्गर खा ले, है ना, तो उससे दूर रहना। जितना हो सके घर पे रोटी बनाना, और रोटी के साथ चटनी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, उसकी बात ही अलग है ना। तो ज्यादातर, और पढ़ने से पहले थोड़ा अगर मान लो प्यास लगी है, कुछ ज्यादा खाने का मन कर रहा है, तो गुड़ का स्वाद जरूर ले लेना, है ना, बहुत मजा आती है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं संयुग्मी फोकस। ये क्या होता है संयुग्मी फोकस? संयुग्मी कहीं जोड़ वाली बात है, संयुग्मी कहीं जोड़ वाली। क्या कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर वह वह दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। कैसे? अगर मान लो ये कोई आपका अवतल दर्पण है ना, अच्छा उत्तल दर्पण भी बना सकता हूं, है ना, अवतल क्यों बनाया? तो ये संयुग्मी फोकस भैया उत्तल दर्पण पे संभव ही नहीं है। उत्तल दर्पण क्लियर है ना, कोई कन्फर्म ही नहीं करेगा उत्तल दर्पण में, इसको याद रख लेना। कैसे? जब जब एक जब ध्रुव ये पी है, मान लो कोई पेपर पेंट किया हुआ है ना, ये कोई यहाँ वक्रता केंद्र है और ये कहीं दूर स्थित पर वस्तु है ओ डैश, है ना, इससे प्रकाश की किरण गई, दर्पण पर पड़ी, पढ़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र के बगल से, जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी गुजरेगी और पुनः उसी मार्ग में, भाई वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, है ना। तो लेकिन कहीं पर ये जहां पहली किरण काटी यही मुख्य फोकस है भैया, है ना, ये तो मुख्य फोकस है। तो मान लो यहीं पर कोई प्रतिबिंब इसी का उल्टा बन जाएगा, वस्तु आई आई डैश यहीं पर प्राप्त हो जाती है। क्लियर है इस बात को? तो यही कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, वह दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। देखिए अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी। अब अभी तक मैंने प्रकाश का परावर्तन समझाया, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो केसेस थी समझाया। अब उसके बाद मैंने उसके पहले भी प्रकाश यानी दर्पण के जो मुख्य परिभाषाएं थी उसको भी समझाया। सब एक एक करके हर एक वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाता जा रहा हूं, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की सोचने का मौका नहीं दूंगा। नोट्स एक एक करके आप बनाते चलो, जो भी हमारे वीडियो पे आता जा रहा है और जो बोलता जा रहा हूं वीडियो को रोक करके ऐसे उसको नोट्स में लिखते जाना। दमदार किस्म का नोट्स मिलेगा आपको, और इस नोट्स को ना आप जब भी किसी के सामने रखोगे बताएगा हाँ ये नोट्स है आपकी, है ना। अब अगला पॉइंट हमारा है चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वर्जन। क्या होता है कन्वेंशन, है ना, कन्वर्जन बोल दिया। साइन कन्वेंशन क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण होता है कॉनकेव ना, है ना, ये कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा देखो, ध्यान दो। मैंने पहले भी बता दिया, पहले दिन के बेसिक में ही बता दिया था कि अवतल यानी कॉनकेव, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, यही ध्यान देना कि ये तो सब तुम्हारा निगेटिव आएगा, है ना, और ये सब पॉजिटिव आएगा सिवाय वस्तु की दूरी को छोड़ करके। वस्तु की दूरी को छोड़ दोगे तो बाकी सब इसमें प्लस आता है, यही निगेटिव सब में रहती है ना, इसको याद रखना।
फोकस दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं, वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं अवतल दर्पण में, और प्रतिबिंब की दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक लिखते हैं। अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को धनात्मक लिखते हैं, वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लिखते हैं। इतनी बात समझ गए। इसको समझने के बाद अगली हेडिंग हमारी अब महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर चलेंगे। अब सबसे पहली है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। देखो रिलेशन सिद्ध करने के लिए कहीं नहीं आती है, मैं फिर भी करके दिखा दूंगा आपको, है ना। और ये क्या होता है, फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं ना, है ना, एफ इक्वल r/2 होता है, इस बात को याद रखना, है ना। या r इक्वल होता है 2, इधर आ जाएगा 2f, जहां हमें जरूरत होगी हम इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, इसका प्रयोग हम कर लेंगे। समझ गए। डिफिनीशन क्या बनाओगे, वक्रता त्रिज्या के आदि को फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। बस यही आपको कर लेना है कि फोकस दूरी को आप व्यक्त करते हैं ना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का, वक्रता त्रिज्या की आदि को फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए इस बात को, है ना। इसका जल्दी से इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे, अगर कहोगे तो हम इसका